हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ठीक है कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है लिवरवर्ट एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, क्योंकि हमें देखो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसी हिसाब से उसी अनुसार पढ़ना है, तभी हमारे बोर्ड में या फिर 11वीं में आप कह सकते हो और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांट दिया। एक आपका है लिवरवर्ट, दूसरा है मॉस। सिंपली समझ में आया ना कि ब्रायोफाइटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है लिवरवर्ट, दूसरा है मॉस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवरवर्ट के बारे में कि लिवरवर्ट क्या होता है, कहां पाया जाता है, कैसे होता है, इन सब चीज के बारे में, और दूसरा मॉस के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, सबसे पहले हम लिवरवर्ट को जान लेते हैं कि क्या-क्या लक्षण लिवरवर्ट वाले पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ये पाए कहां पर जाते हैं, कहां पर पाए जाएंगे, जहां पर भाई ब्रायोफाइटा होते हैं वही तो है ये भी। तो सिंपल सी बात है, ये प्रायः नम व छायादार स्थानों पर होते हैं। ऐसे स्थान जहां पर नमी पाई जाती है, नम का मतलब नमी पाई जाती है, तो ये वहां पर पाए जाते हैं और छायादार स्थानों पर ज्यादातर उगते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना कि कहां पर उगते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका मुख्य पादप जो होता है युग्मोद्भिद होता है। आपने पिछले वीडियोज में बीजाणोद्भिद और युग्मोद्भिद पढ़ रखा है। तो इनका जो मुख्य पौधा होता है कैसा होता है, युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है तथा लीवर के आकार का होता है। कैसे दिखता है, दिखने में कैसा होता है, लीवर के आकार का। लीवर का मतलब यकृत जो हम लोगों के लिए होता नहीं, पेट में होता है, उसके जैसे होता है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लिवरवर्ट। समझ में आ रहा है ना, लिवरवर्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये दिखने में या फिर इनका आकार किसके समान होता है, लीवर के समान होता है, यकृत के समान होता है। क्लियर हो गया, अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि लिवरवर्ट क्यों कहते हैं। चलो भैया सही है, समझ में आ गया। तो अब हम तीसरा बात कर लेते हैं, इनका बीजाणु उद्भिद शरीर भोजन व आवास के लिए युग्मोद्भिद पर निर्भर करता है। ठीक है, जो बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है ना, वो पोषण कहां से प्राप्त करता है, युग्मोद्भिद से चिपक करके, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने जीवन चक्र में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बीजाणु उद्भिद जो शरीर होता है वह भोजन और आवास के लिए, भोजन का मतलब भोजन प्राप्त करना, आवास मतलब रहने के लिए किस पर निर्भर करता है, युग्मकोद्भिद पर। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद है चौथा, इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, विखंडन द्वारा होता है। कई बार देखा गया है कि जो लिवरवर्ट होते हैं इनके पौधे का कोई विशिष्ट भाग या कलिका कट जाती है, फट जाती है, अलग हो जाती है, तो वह एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखती है। इसे अलैंगिक जनन बोलते हैं, विखंडन द्वारा। दूसरा, अथवा जेमा द्वारा होता है। ठीक है, बीच में जेमा क्या होता है, क्वेश्चन आता है आपके मन में कि जेमा क्या है। ये एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, लिवरवर्ट में केवल ये आपको लिवरवर्ट में मिलते हैं। जेमा कप भी बोलते हैं, या कप के जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ये हरी होती है, देखने में कैसी होती है, हरी होती है, और बहुकोश की अलैंगिक कलियां होती है। मतलब लिवरवर्ट जो पौधा होता है ना, उसमें ये अलैंगिक कलियां होती है, हरी हरी होती हैं, कहीं कहीं पर पाई जाती है, उनको जेमा कप कहते हैं। ठीक है, कभी कभी मान लो वो जेमा कप टूट के अलग हो जाते हैं ना, तो वहां से नया पौधा उगता है। ठीक है, जेमा कप समझ में आया ना, जेमा कप इंपॉर्टेंट है। जेमा कप क्या है, ये हरी बहुकोश की अलैंगिक कलियां होती है, मतलब कली होती हैं जिनसे ये जनन कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पांचवा, इनका शरीर थैलस होता है। कैसे होता है, थैलस मतलब थोड़ा सा थैले की तरह होते हैं, जैसे झिल्ली वगैरह होती है ना, थोड़ा सा ऐसे होती है, मतलब ऐसे नहीं होती बिल्कुल, पेड़ पौधों की तरफ थोड़ा सा थैलस होती है। ठीक है, और ऐसा देखा गया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये चिपकी होती है ज्यादातर। कई बार अपने पेड़ पौधों पर ध्यान से अगर देखा हो तो गोल गोल सी करके ऐसे करके कुछ संरचनाएं होती हैं, हरी हरी सी चिपकी होती है, वही होती है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मतलब लिवरवर्ट होती है। ठीक है,
तो ये भी शरीर थैलस होता है, समझ में आ गया। उसके बाद इनका बीजाणु उद्भिद पूर्ण परजीविता दर्शाता है। पूर्ण परजीविता की जगह पर आप परजीवी लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। परजीवी, पूर्ण परजीविता, परजीविता दिखाता है, मतलब कि ये भोजन के लिए भी निर्भर करता है और आवास के लिए भी। समझ में आया ना। तो ये रहे लिवरवर्ट के कुछ प्रमुख उदाहरण, या फिर आप समझ सकते हैं लक्षण। लक्षण ही समझिए, उदाहरण कहाँ है कि नहीं। तो ये लिवरवर्ट के कुछ उदाहरण, सॉरी फिर से उदाहरण निकल रहा, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मॉस में क्या क्या लक्षण पाए जाते, क्योंकि ब्रायोफाइटा को दो भाग में विभाजित किया। एक आपका क्या है, लिवरवर्ट है, दूसरा है आपका मॉस। तो अब हम लोग मॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं मॉस के लक्षण। ठीक है, क्या क्या लक्षण होते हैं जो मॉस ग्रुप में पाए जाते हैं, वर्ग में पाए जाते हैं, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो दिया हुआ है, इनका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है। ठीक है, युग्मकोद्भिद होता है। आपने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ रखा है ना कि युग्मकोद्भिद क्या होता है, बीजाणुद्भिद क्या होता है। तो मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है, जिसमें पर्णसम, तनासम तथा मूल संरचना पाई जाती है। मतलब जो इस मॉस की कैटेगरी में जितने भी पौधे आते हैं ना, ब्रायोफाइटा जो आते हैं, उनमें वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती, वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन पर्णसम मतलब कि पर्ण के जैसे, पत्ती के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तने के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, और जड़ के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब होती नहीं, लेकिन उसी तरह से जैसे दिखती हैं उसी तरीके से, मतलब जड़े जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये पता लग रहा है कि जो मॉस है ना, वो लिवरवर्ट से ज्यादा विकसित है। ध्यान दीजिएगा, पहले लिवरवर्ट आए, फिर बाद में मॉस आए, मॉस विकसित हुए। समझ में आ गया ना। दूसरी बात, इनका बीजाणु उद्भिद अर्ध परजीवी होता है। जैसा कि पिछले अभी देखा ना आपने, लिवरवर्ट में क्या पढ़ा था। अब आप यहां से अंतर भी कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं लिवरवर्ट में और मॉस में क्या अंतर होता है। उसमें आपने देखा था कि वह क्या होता है, पूर्ण परजीवी होता है, मतलब भोजन के लिए भी युग्मकोद्भिद से भी भोजन प्राप्त करता है और रहता भी उसी पर है। लेकिन यहाँ पर अर्ध परजीवी होता है, मतलब ये केवल आवास के लिए, इसमें क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बना लेता है। जो बीजाणु उद्भिद होता है वो क्या करता है भैया, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। अब भोजन बना लेगा तो उसे तो भोजन की जरूरत है नहीं, तो वो रहने के लिए युग्मकोद्भिद पर परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आप खुद से दिमाग लगाएं तो अच्छी बात है नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज्यादा। तीसरी बात दिया है, इनमें अलैंगिक जनन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। आपने पिछले में देखा लिवरवर्ट में, उसमें जेमा कप पाए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी जेमा कप नहीं होते हैं। साधारण सा विखंडन और मुकुलन द्वारा जो है तो जनन पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन का मतलब होता है एक, जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये पौधा है, जमीन है, तो यहाँ से कली निकलती है और ये कली टूट करके अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद चौथा दिया है, मॉस के युग्मकोद्भिद में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रथम अवस्था तंतु अवस्था तथा दूसरी अवस्था परस्वीय कली होती है। आपने जब जीवन चक्र पढ़ा था तब आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि इसमें जब बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है जो, ठीक है, बीजाणु उद्भिद से जब युग्मकोद्भिद अवस्था शुरू होती है तो वहां पर वो छोटी सी तंतु के जैसे होता है। ठीक है, एक धागे जैसी संरचना पहले होती है, फिर उस धागे जैसी संरचनाओं में फिर पत्तियां जैसी संरचना और कलियां निकलती, वो सब होता है। तो दो चीजें होती हैं, मतलब शुरुआत में ना युग्मकोद्भिद जो होता है वो तंतु जैसे होता है, धागे जैसा बिखरा होता है। ठीक है, फिर वो विकसित होकर के एक नए पौधे को जन्म देता है जिसमें पार्श्वी कली भी पाई जाती है। ठीक है, अब उदाहरण की बात करें तो स्फेगनम, आपने नाम सुना है बहुत बार, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन में भी दी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब ब्रायोफाइटा को टोटली पढ़ करके समाप्त कर दिया है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रायोफाइटा की सभी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका जीवन चक्र क्या होता है और इनका वर्गीकरण। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं। अब हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।